हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम आ गया है और उद्घटना चक्र के माध्यम से हम पैट के लिए आपके प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है और आपका मिडेवल हिस्ट्री को कंप्लीट जो है कर लिया था। आज के हम वीडियो में बात की जाएगी तो आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न ये तीनों हिस्ट्री से आपके अलग क्वेश्चन आते हैं और जो आपका नेशनल मूवमेंट होते हैं, है ना, उससे एक प्रॉपर तरीके से अलग क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो नेशनल मूवमेंट को हम अलग से देखेंगे, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उन क्वेश्चनों को हम अलग से देखेंगे अलग वीडियो में। आज हम यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम आज बात किया है तो ब्रिटिश राज्य का जो उदय हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय में, यहां से क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत साउथ इंडिया के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। तो आप कहेंगे मार्तंड वर्मा के द्वारा पराजित किया गया था। मार्तंड वर्मा ने ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय 1741 में पराजित किया था। कोलाचेल का युद्ध जो है 1741 में हुआ था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को पराजित किया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के युद्ध के बेदरा के युद्ध में जो है हो गया था। याद रखना है, बेदरा का युद्ध आ जाए तब आप कहेंगे अंग्रेजों के द्वारा डचों को पराजित किया गया था और इसी समय 1759 से ही डच पराजित हो गए थे। अगर आपकी बात करनी है 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। भाई, वास्को डी गामा जो था आपका पुर्तगाली नाविक था, लेकिन किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो 20 मई 1498 को। याद रखना है, 20 मई 1498 को यह वास्को डी गामा जो है मालाबार के कालीकट मतलब कि केरल तट के पास में पहुंचा था। वहां के स्थानीय शासक जमोरिन ने जो है, जिसकी उपाधि थी, इनका स्वागत जो है किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, वह किस वर्ष भारत में समुद्री मार्ग की खोज की है? तो अभी बताया 20 मई 1498 को इसके द्वारा जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली गई थी। भारत में वीओसी वेरिनिगेडे ओस्टनेस कंपनीज, है ना, वीओसी के का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डचों के द्वारा किया गया था। भारत में जो वीओसी कंपनी का जो गठन है वो डच कंपनी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। भारत में वीओसी का गठन डच के द्वारा 1602 में किया गया था। एशिया में सक्रिय प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से प्रभावशाली कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? भाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो रहा था, स्थापना हो रही थी, तब भारत में मुगल सम्राट का शासन था। मुगल सम्राट में भी कौन से शासक थे? तो आप कहेंगे मुगल बादशाह अकबर का उस समय शासन चल रहा था, क्योंकि दिसंबर 1600 में कंपनी की स्थापना की गई थी और अकबर 1605 तक जो है आपके शासनकाल में रहे हैं। 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1605 तक शासनकाल के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? भाई, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिराज उद दौला का सेनापति मीर जाफर था, जो कि मीर धोखाधड़ी के कारण सिराज उद दौला की हार हुई थी। हालांकि अगर कहा जाए तो बंगाल में जितने भी विश्वसनीय पात्र व्यक्ति थे सिराज उद दौला के, वो सभी अंग्रेजों से जाके मिल गए थे, जिसके चलते जो है आपकी सिराजुद्दौला की भी हार को सामना करना पड़ा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपके 1757 में लड़ा गया था। अभी बताया 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच में हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में की गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के द्वारा हराया गया था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। बक्सर का जब 1764 में हुआ था, 1765 में संधि की गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि मुगल सम्राट को हम हर वर्ष जो है 26 लाख रुपए
पेंशन के रूप में या आपके जो है देंगे। लेकिन याद रखना है ये जो उन्होंने अपनी जेब से देने की बात नहीं की थी, वो भी उन्होंने जो है कंपनी के मुगल बादशाह को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन यह आपके जो है अवध के क्षेत्र पर जो है इन्होंने डाल दिया था। तो मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को प्रदान कर दी थी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर मुगल सम्राट को दे दिया था। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार यहाँ पर कर लिया था। और यह संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध के बाद किस नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया था? तो आप कहेंगे अवध राज्य इसके अंतर्गत आ चुका था। इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित श्वापल्ली ऐश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो 1612 में रखना है, 1612 के समय की बात की जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास में श्वापल्ली में पुर्तगालियों को यहाँ पर पराजित किया था। 1612 का समय जब आता आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को यहाँ पर पराजित कर दिया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है थॉमस बेस्ट के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली का अधिकार की निरंतरता यहाँ पर भंग हो गई थी और यहाँ से भी अंग्रेजों को थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलने लगा था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष? तो 1616 में शुरुआत किया था, रखना है। पहली जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1616 में इनका द्वारा परिचालन प्रारंभ कर दिया गया था। 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री टामनकोर में लगाई थी, ये भी याद रखना है। हालांकि डेनिशों ने अपनी सारी फैक्ट्रियों को बाद में अंग्रेजों को बेच दिया था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो मैसूर शहर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीरंगपट्टनम शहर, जो कि टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली की कब्रों के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी, रखना है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। हालांकि याद रखना है ये बात का पता अंग्रेजों को जब लग गया तो 4 अंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हुए थे, जिसमें से चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान की यहाँ पर युद्ध में मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आपको सी ऑप्शन है और याद कर लेना है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और फ्रांस की क्रांति से बहुत ही प्रभावित था। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकोबियन क्लब का स्थापना की सदस्य बताया। साथ ही राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के रूप में एक प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने, अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति दूतावासों की स्थापना भी जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। सेरिंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि 1799 में हुई थी। सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के दौरान, तब ब्रिटिश सेना के खिलाफ मैसूर के टीपू सुल्तान ने किया। भयंकर प्रतिरोध के बावजूद टीपू सुल्तान की हार हो गई और इसके परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया और इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि, मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। और ये जो आपके हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि, ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1809 का समय था। 1809 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसकी मध्यस्थता में किए गए थे? चार्ल्स मैटकॉप की मध्यस्थता में किए गए थे और यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जिसे कहा जाता है, बॉम्बे से थाने तक भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 में। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को पता होगा कि बॉम्बे से बम्बई के बीच में, थाने से बीच में पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। और यह रखना है 1853 में यह ट्रेन जो है बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी और उस समय किसका शासन था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात किया है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन देख सकते हो, PSSSC पैट में ऑलरेडी आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष कानून पारित किया था? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून पारित किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया है? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट आता है, कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? देखो बहुत सारे प्रांत से सहायक संधि स्वीकार किए गए, एक एक करके याद कर लेना है। हैदराबाद, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले तो भारत में लागू किया था। सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। दूसरा मैसूर 1799 में, इसके बाद तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोंसले 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, इसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर रियासतों ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? भाई सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ये याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा को प्रारंभ किया गया था। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1786 से 1793 की ईस्वी के मध्य में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा के जनक कहा जाता है और इसने कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत यहाँ पर किया था, जो कि शक्तियों के पृथककरण पर आधारित था। इसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक मतलब अलग अलग कर दिया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर, व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार भी किए थे। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारों को घूस, उपहार और निजी व्यापार जैसे प्रतिबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया था। तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा ही संभव हो पाया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवधि का विलयन कब किया गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवधि का विलय कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में किया गया था। अवधि का जो विलय है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप में अवधि का विलय जो है कर लिया था और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और उस समय अवधि का नवाब वाजिद अली साहिब थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में किया? तो 1856 में कब्जे में किया था। भारत में डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में किया था। तो आप कहेंगे यहाँ पर किस नीति के द्वारा? हड़प नीति के माध्यम से किया था। हड़प नीति के माध्यम से मतलब कुशासन के आरोप में जो है अवध को इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए तो दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो आप कहेंगे इलाहाबाद को छोड़कर चले गए थे, दिल्ली डिवीजन को इन्हें जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में गठन किया हुआ था। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखना है, वर्तमान में जो हम लोकल बॉडीज को देखते हैं, इस लोकल बॉडीज के लिए बात की जाए तो आप कहेंगे रिपन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 1882 में सुशासन प्रस्ताव इन्होंने रखा था और आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किया, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। प्रांतीय सरकारों की आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिकों को वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके किन किन मदों में आम व्यय और स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द। हालांकि जितनी भी ब्रिटिशों के द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, उन सभी का लक्ष्य एक ही था कि ब्रिटिश को लाभ से ज्यादा लाभ पहुंचाना। अब हालांकि क्या होता है, जब नीतियां बनती हैं तो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी लाभ मिल ही जाता है। क्वेश्चन आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे एक्स बी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, किस लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 के समय में हुआ। इस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन थे। आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए बहुत जाना जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रच्छन्न परिहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली सुविधाओं के लिए बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय करने की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को कहा गया कि योजना प्रभावी हो जाएगी और 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन के बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और यहीं पर लोगों ने उपवास रखे थे, वंदे मातरम को गीत गाया था और एक दूसरे की राखियां भी बांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल में 1905 में विभाजन हुआ तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार में भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार को 1909 के रूप में जाना जाता है। देखो 1909 आ जाए तो मार्ले मिंटो सुधार कहेंगे, और 1919 आ जाता तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। लॉर्ड मिंटो, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, और इसे याद रखना है आपके क्या कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको याद कर लेना है। मार्ले, जॉन मार्ले के द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1909 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। याद रखना है, स्थायी कॉर्नवालिस की बात किया तो बंदोबस्त की बात किया, परमानेंट सेटलमेंट की बात की आ रही है, कृषि से संबंधित था परमानेंट सेटलमेंट। स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। इस जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को यहाँ पर प्रदान इसके द्वारा कर दिया गया था। कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? आप कहेंगे दस्तक नहीं थी, जबकि जमींदारी स्थायी बंदोबस्त थी, महलवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी। हालांकि छोटे छोटे अंतर हैं इनमें, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। याद रखना है, भूमि राजस्व के लिए 3 नीतियों को प्रचलन में थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहती हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से इसको जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार राज्य में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। 1793 का समय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, जिसे स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस कोड के रूप में भी जाना जाता था। यह कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में एक समझौता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, महालवाड़ी प्रणाली कहां पर लागू की गई? तो महालवाड़ी जो प्रणाली थी सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की गई। महालवाड़ी प्रणाली संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रांत एवं बरार पंजाब के कुछ परिवर्तनों के साथ इसको लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र की बात किया तो 30% हिस्से में आपकी महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। यहाँ पर क्या था कि इस भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम और महल के स्थापित जो है किया जाना था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय की नीति अपनाई थी, इसमें सतारा सबसे पहले आपका जो है शिकार हुआ था। सतारा की बात की जाए तो साम्राज्य में 1848 में मिला लिया गया, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में मिला लिया गया था। हालांकि झांसी जो है 1853 में नाम आता है कभी कभी, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन में देख के चलना। यह सब है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी। इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों को मिला दिया था। कौन सा हड़प नीति का एक कट्टर समर्थक था? कट्टर समर्थक हड़प नीति कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी एक दिन मुँह मारे मुँह में गिरेगी, किसके बारे में कहा है? अवध राज्य के बारे में कहा है कि अवध लॉर्ड डलहौजी ने कहा था यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर जरूर गिर जाएगी। अब सोचो इतना प्रिय इसको आपका अवध राज्य था, समझ सकते हो। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, इनके पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखना है, मार्च 1947 का समय था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ ली। सत्ता के हस्तांतरण के साथ ही भारत को संयुक्त रखने के लिए एक हिदायत के साथ भेजा गया था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी थे। तो आप देख सकते हो पैट के क्वेश्चन आ चुका है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सिरिक रेडक्लिफ को बनाया गया था। सिरिक रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान की सीमा विभाजन का अध्यक्ष बनाया गया था, और इनके द्वारा ही जो है सीमा रेखा का नामकरण या नियंत्रण जो है किया गया है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बेल्लोर विद्रोह की बात करें सबसे पहले कब हुआ था? तो 1806 में सबसे पहला बेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, जॉर्ज बालो जो 1805 से 1807 में रहे हैं, भारतीय सैनिकों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर 1806 में बेल्लोर विद्रोह हुआ था। इन्होंने सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों से प्रयोग करने से रोका था, जिसके चलते इस विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हो गई?
तो मेरठ छावनी में 1857 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह की शुरुआत हो गई थी और यह शुरुआत 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री एवं तीसरी नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। इनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई, तो आप कहेंगे सिपाहियों के द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई थी। हालांकि यह 1857 की शुरुआत सिपाहियों ने जरूर की, पर इसमें जन आंदोलन बहुत बुरी तरीके से जुड़ चुका था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, तो आप कहेंगे एनफील्ड। एनफील्ड एक आपकी क्या थी, आपकी कहेंगे जो है एक कंपनी थी जिसके द्वारा जो है सिपाहियों को इसके द्वारा क्या थी, आपका राइफल्स बनाई जाती थी और मुंह से खोला जाता था। इसमें चर्बी वाले कारतूसों को थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोगों को प्रॉब्लम थी और अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है और इसी तरह 1857 के विद्रोह की चिंगारी लग गई। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो आप कहेंगे 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। एक सशस्त्र विद्रोह था जो विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के साथ पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के आरंभ के साथ जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो आप कहेंगे बेगम हजरत महल थी। याद रखना है, महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात किया है 1857 में बेगम हजरत महल के द्वारा भाग लिया गया था। बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह की पत्नी थी और ब्रिजेश कादिर की मां थी और लखनऊ अवध में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल का नाम था। बेगम हजरत महल को 1857 के विद्रोह के लिए जाना जाता है, इन्होंने बढ़िया तरीके से अंग्रेजों को मार भगाया था। महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मतलब मार के भगाया था, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? किसके द्वारा सहायता प्रदान नहीं की गई? बेगम हजरत महल ने सहायता प्रदान नहीं की थी, जबकि ग्वालियर के सिंधिया ने, हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल की सिकंदर बेगम, इन तीनों के द्वारा ही अंग्रेजों को सहायता प्रदान उस समय की गई थी, है ना। तो ये अपने आप में भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, अंग्रेजों ने 1859 में फांसी कहां पर दी थी? शिवपुरी में फांसी दी थी। याद रखना है, तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये क्वेश्चन बनता है। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश राजस्थान के क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही, लेकिन एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में इन्हें फांसी दे दी गई। कहा जाता है ना, जब दुश्मन हंस रहा हो तो याद रखना कहीं ना कहीं अपनों ने ही क्या की है, विश्वासघात किया है। जब दुश्मन हंसने लगे तो समझ जाना विश्वासघात किसी अपने का ही है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता नाना साहब थे और इनके सहयोगी तात्या टोपे भी रहे हैं। जैसे लखनऊ दिल्ली में जनरल बख्त खां का नेतृत्व रहा है, लखनऊ में बेगम हजरत महल का, ग्वालियर में तात्या टोपे का, जगदीशपुर बिहार में कुंवर जगदीश सिंह का और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का क्या रहा है, नेतृत्व रहा है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नाना साहब के द्वारा जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? 1857 के विद्रोह, देखो पैट में अगर क्वेश्चन आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति पूरी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी, तो इसीलिए यह सबसे प्रमुख आपका परिणाम देखने को मिला था। कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? अवध के कृषक आंदोलन के नेता जो है बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र को कृषक आंदोलन अवध के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश राज्य का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव रहा है इन क्वेश्चनों के बारे में। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया था? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया। याद रखना है, 1851 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई। 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए अपनी विकास रिपोर्ट जो है जारी की और उस पर जो है विशेष जोर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा पर सुधार किया जा सके। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में बात किया तो रिचर्ड बैलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की थी।
किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है रेलवे। याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा इन चारों में रेलवे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वही बात मैंने आपको दोहरा रहा हूं कि अंग्रेजों ने जितनी भी यहाँ पर सुविधाएं की हैं वो सभी उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए की हैं। अब हालांकि उसका इनडायरेक्टली प्रभाव भारत पर भी देखने को मिला है। प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को प्रथम पैसेंजर ट्रेन बंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी केसरी अखबार की जो है स्थापना को किया गया था। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। याद रखना है, मोतीलाल नेहरू स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक थे, याद रखना है। वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की गई थी। ये जो जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन होती हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो का नारा जो है दिया गया था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की और इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने वेदों की ओर चलो का वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दिया हुआ था। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे में की थी उस समय, लेकिन अब इसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सही यहाँ पर मेल नहीं खाता है, इसकी बात करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? पुराने पत्रों का एक समूह जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अंतिम समय का संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंस से संबंधित है। मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर से संबंधित है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान की बात किया कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो आपकी ये 4 पुस्तकें हैं, 5, इनको याद कर लो, एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर डाली थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बेलूर मठ में स्थित है। 1795 से 1804 के बीच में बंगाल विनिमय अधिनियमों ने क्या घोषित किया था? तो कन्या हत्या अवैध को घोषित जो है कर दिया था। चलिए, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो आपको कर ही लेना है। साथ में छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ सभी चीजों की क्लासेस देख सकते हो। और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए अगर बात किया तो फ्री में हम कोर्स चला रहे हैं। आपको फ्री कोर्स में ही मिल जाएगा। फ्री कोर्स के अंदर आपके पैट के लिए डिटेल्स में एमसीक्यूज प्रैक्टिस सभी मिल जाता है फ्री में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये सभी चीजें आपको ऐप पर ही मिल पाएगी। 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 12 वर्ष से अगर उम्र बालिका की कम है तो उस पर प्रतिबंध को यहाँ पर बाल विवाह पर लगा दिया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1828 में की गई थी। और आगे चलकर यही ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा था। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? वी सावरकर। याद रखना है, मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलान करना है? ब्रह्म समाज की स्थापना की बात किया है, किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में कभी कभी मिलाने को आते हैं। मानवीय राहत सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात किया है तो किसके द्वारा? आप कहेंगे रामकृष्ण मिशन परमहंस के नाम पर की गई थी। नाम क्वेश्चन की बात किया है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय किसका मुख्य व्यवसाय नहीं था? तो कृषि का व्यवसाय था, निर्माण का था, हस्तशिल्प का था, पर्यटन का उस समय जो है व्यवसाय नहीं था। याद रखना है, जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो उसके पहले पर्यटन का जो है आपका विकास यहाँ पर नहीं हुआ था। पर्यटन का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान बहुत ही कम था या था ही नहीं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कौन शामिल नहीं है? दादाभाई नौरोजी शामिल हैं, वी के आर वी शामिल हैं,
आर.सी. देसाई शामिल हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गलत है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र पर जो है सबसे ज्यादा निर्भर थी, क्योंकि 70 से 75% जनसंख्या गाँव में रहती थी, इसलिए जीविका जो है आपके कृषि पर उस समय जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बनी हुई थी। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन किसका नाम जुड़ा था? अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर हमने अपने आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर आधुनिक के बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बड़ा भी है और यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 7 आ जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।